हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर के साइंस एकेडमी में। आज मैं आपको जिस टॉपिक पर को पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर इस टॉपिक को आपने ध्यान से पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको कभी भी ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो है टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग, जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें से ऐसे ही सवाल आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम टाइम दे देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो सकती है। तो आज का टॉपिक हम लोग का बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि आपको आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने के लिए हम लोगों को ये बात जानना ज़रूरी है कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। तो सवाल हम लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होगा क्या, क्या है, किसे बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। आप इस टॉपिक को लास्ट तक देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, क्या है कि कोई भी एलिमेंट का जो एटम होता है ना, एलिमेंट्स या फिर हो सकते हैं मैटर, जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिसे हम एटम कहते हैं। तो जो एटम होता है वो कभी भी आज़ाद हालत में नहीं पाया जाएगा। कभी भी एटम जो है वो इस तरह आज़ाद हालत में नहीं पाया जाएगा। हमेशा उसको हम लोग लिखते हैं S2। ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये आज़ाद हालत में नहीं पाया जाता है, ये हमेशा किसी न किसी से रिएक्ट करेगा, किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है। तो इस तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाता है H2। ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर बनाएगा O2। इसी तरह क्लोरीन क्लोरीन मिलकर बनाएगा क्लोरीन 2 या Cl2। इसी तरह नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में मिलकर बनाएगा नाइट्रोजन 2 या N2। ये सारे क्या है? मॉलिक्यूल्स। ये जो सारे हैं ये कहलाते हैं मॉलिक्यूल्स। और ये सारे जो सिंगल सिंगल है ये कहलाते हैं एटम। क्या कहलाते हैं? एटम। तो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जाहिर सी बात है कि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे, मतलब सॉरी, एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो एटम आपस में जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होते हैं, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो आपस में जुड़ रहे हैं उसे ही कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। किसे कहते हैं? जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एटम आपस में जुड़े होते हैं उसे ही कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by which two or more atoms are combined together is called केमिकल बॉन्डिंग। बस केमिकल बॉन्डिंग यही है। केमिकल बॉन्डिंग क्या है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय व्हिच द टू और मोर एटम आर कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो हम बस इतना याद रखना है कि केमिकल बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बस। लेकिन हमारे दिमाग में ये भी सवाल आना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग बनता क्यों, केमिकल बॉन्डिंग बनने की वजह क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग को बनने की वजह यही है जो मॉलिक्यूल्स आपस में बन रहे हैं। इससे पहले कि केमिकल बॉन्डिंग बनता क्यों है, इससे पहले जानते हैं हम लोग कि इनर्ट गैस क्या होता है। इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस क्या होगा? इनर्ट गैस बेसिकली हम लोग पीरियोडिक टेबल्स पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में ये एलिमेंट्स आते हैं। ग्रुप 18, ये ग्रुप 18 एलिमेंट या इनर्ट गैस वो ऐसे गैस होते हैं जो कभी भी किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, अदर एलिमेंट्स के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर
अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसके अंदर में वो प्रॉपर्टीज होंगे जो इस वजह से वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी ये एलिमेंट जो आपस में भी रिएक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन इनर्ट गैस किसी से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये इनर्ट गैस वैसे होता कौन कौन इनर्ट गैस है? तो जो आर्गन है, इसकी दरियाफ्त या इसका डिस्कवरी कौन किया था? इसका डिस्कवरी करने वाले का नाम है रेले। कब? 1894, 1894। इसी तरह एक और है हीलियम, इसका डिस्कवरी रामसे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था 1896 में। ये दोनों क्या है? इनर्ट गैस है। इसके अलावा और भी दीगर और भी तरह तरह के इनर्ट गैस आए, जैसे मिसाल के तौर पे एक तो हो गया हमारा हीलियम, एक हो गया नियोन, एक हो गया आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद रेडॉन। ये सारे एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? ये सारे एलिमेंट्स मेरा इनर्ट गैस है। क्या खासियत क्या है इसका? इसका खासियत क्या है कि इसे हम इनर्ट गैस कर रहे हैं, कह रहे हैं, या फिर इसका खासियत क्या है कि ये किसी भी एलिमेंट से या किसी भी एटम से जुड़ेंगे नहीं। इसकी खासियत ये है कि ये हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल होते हैं। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसे ही केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। एटम्स जो होते हैं वो आज़ाद हालत में नहीं होते बल्कि मॉलिक्यूल्स बना के रहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े होते हैं उसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग बनेगा क्यों? तो इससे पहले हम लोग जाने कि इनर्ट गैस जो होते हैं वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी हाईली स्टेबल होते हैं। हाईली स्टेबल का मतलब ये होता है कि लास्ट सेल कंटेन एट इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ हीलियम को छोड़ के, क्योंकि हीलियम के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं इसको हम लोग आगे समझते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं कैमरे से हट जाता हूँ, ले लीजिए। ओके, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे कि हाईली स्टेबल जो होता है वो होता क्या है, या फिर हाईली स्टेबल क्यों है। हाईली स्टेबल में अभी हम लोग क्या पढ़े कि हाईली स्टेबल में मतलब लास्ट जो सेल होंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो कहलाएगा स्टेबल। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हम लोग 7-8 में पढ़ चुके हैं अच्छे से कि 8 इलेक्ट्रॉन मतलब। इससे पहले हम लोग ये बात समझते हैं कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये हम लोगों को अच्छे से पता है। तो अब क्या है कि लास्ट सेल, किसी भी एटम का लास्ट सेल जो होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये किसी भी एटम का लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हुआ कि अगर सजाते कैसे हैं या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। किसी भी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर उसको निकालते हैं हम लोग 2n² फार्मूला से। ये 2n² फार्मूला मतलब क्या हुआ कि हम लोग को अच्छे से पता है कि सेल जो होते हैं उनके नाम होते हैं, पहले सेल का A, दूसरे सेल का M, इसके बाद M, इसके बाद N। ठीक है, तो फर्स्ट सेल इसका मतलब ये कितने नंबर पे आ रहा है? 1, L 2 नंबर पे, M 3 नंबर पे, N 4 नंबर पे। अब हम लोगों को देखना है कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर बात करेंगे कि के सेल का, तो के सेल कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे। तो n के जगह में हम लोग सिंपली रख देते हैं 1। n की जगह पे 1 जब रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 जब 2 में इंटू होगा तो हो जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह अगर जब हम लोग बात करेंगे एल सेल का,
तो एल में होता है कितना, एल कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो 2n² में n की जगह पे हम लोग 2 रख देंगे और 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 को जब 2 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 8। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड सेल जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 2 4 6 7 और 8। सॉरी, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा अगर थर्ड सेल देखेंगे तो थर्ड सेल 2n², इसमें 3 की जगह में रखेंगे 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 दूना 18। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड सेल का कैपेसिटी कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह 4 को रखेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 को जब 2 में इंटू करेंगे तो हो जाएगा 32। इसका मतलब फोर्थ सेल में या एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन का। 8 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि हम लोग का कैपेसिटी तो बहुत है खाने का, लेकिन अगर खा लेंगे हम लोग ज़्यादा तो तबीयत भी खराब हो सकता है। तो वही हाल है यहाँ पर सेल पे कि इसका कैपेसिटी तो है 18 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन रखेगा लास्ट सेल में 8। इससे पहले का सेल में जितना भी आ रहा है उतना रख सकते हैं, लेकिन लास्ट सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही होगा। इसे ही हम लोग कहते हैं, लास्ट सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि हर एलिमेंट चाहता है कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ विच मीन्स वो ऑक्टेट रूल को फॉलो किया, और अगर ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं यानी 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में है तो वो कहलाएगा स्टेबल। स्टेबल अगर हो गया तो उसे किसी भी चीज़ से, किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। अगर रिएक्ट नहीं करेगा विच मीन्स उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है विच मीन्स कि उसके बीच में कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं फॉर्म होगा। लेकिन उस एलिमेंट का क्या होगा जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ऐसे एलिमेंट जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो क्या करता है, वो करेगा रिएक्ट। रिएक्ट करेगा मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ेगा तो जिस फोर्स से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आया आप लोग को? अब हम लोग आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो केमिकल बॉन्ड बनाए। तो जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो केमिकल बॉन्डिंग मतलब बेसिकली बॉन्ड बनाएगा। तो इसको हम लोग जानते हैं, पहला हाइड्रोजन, इसके अलावा हीलियम, इसके अलावा लिथियम, इसके अलावा सोडियम, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, और भी बहुत सारे एटम्स होंगे जो स्टेबल नहीं होंगे, यानी जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और वो चाहेगा कि मेरा लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसलिए वो क्या करेगा, रिएक्ट। अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसी तरह हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। इसको समझते हैं यहाँ पर से। हालांकि हीलियम जो है मेरा वो इनर्ट गैस है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे और ये नहीं रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन, एक बात हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर मैं नोट करके लिख देता हूँ कि अगर कोई भी चीज न्यूट्रल हो, न्यूट्रल मतलब क्या हुआ कि करंट का फ्लो ना हो, करंट फ्लो जो होगा वो नहीं होगा, उसमें जो प्रोटॉन होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक सेम होगा। तो अगर हम बात करेंगे कि ये मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन जो है उसमें एक, इलेक्ट्रॉन भी होगा इसमें एक, ठीक। इसी तरह इसमें बात करेंगे तो प्रोटॉन होगा 2, इलेक्ट्रॉन भी होगा 2, इसमें प्रोटॉन होगा 3, इलेक्ट्रॉन भी होगा 3। इसमें बात करेंगे तो प्रोटॉन भी होगा 11 और इलेक्ट्रॉन भी होगा 11। यहाँ तक समझ में आया कि जब भी न्यूट्रल रहेगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होंगे।
अब बात करते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक आता है। इसका अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। खैर उससे आगे हम लोगों को बात करनी है। इसके पहले सेल में क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में फिल हो जाएगा। इसमें बात करते हैं हम लोग हीलियम में, तो न्यूक्लियस से होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके लास्ट सेल यानी पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 2। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा 2। ठीक है। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं लिथियम का, तो लिथियम का न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन तो फिल हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा? उसकी बाद वाले सेल यानी एल सेल में। इसके अलावा जब हम सोडियम को देखेंगे तो इसके न्यूक्लियस में होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फर्स्ट सेल का कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। इसके अलावा सेकेंड सेल में कितना हमने निकाला था? 2 स्क्वायर की मदद से 2 का स्क्वायर एंड 2 2 4 गुना 8, इट मीन्स सेकेंड सेल जो होगा मेरा उसमें होगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, यानी 2, उसके बाद सेकेंड सेल में 8 8 2 कितना हो गया? 10। लेकिन अभी भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है? 11। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट सेल एक और बनेगा जिसमें इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? क्या? 1। समझ में आया बात? तो इसको अगर हम देखते तो 1, इसको हम देखते तो 2, इसको हम देखते तो 2, 1 और इसको हम देखते हैं तो 2, 8, 1। समझ में आ रहा कि पहला सेल में एक इलेक्ट्रॉन खत्म, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हम लोग को एक चीज देखना है कि कोई भी सेल का कोई भी एटम जो है उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका है? नहीं है। इसका है? नहीं है। इसका है? नहीं है। इसका भी नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब किसी एटम, अच्छा एक थोड़ा कॉमन सेंस वाला बात है कि अगर हम किसी भी एटम के बारे में बात करते हैं और उसका एक ही सेल बन रहा है, तो एक ही सेल जब बनेगा तो एक सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको तो एक ही सेल बन रहा है और इसका 2 इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक आ गया है, तो ये मतलब क्या हुआ कि स्टेबल हो गया। वहीं अगर बात करेंगे हाइड्रोजन का, तो एक ही सेल बन रहा है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके स्टेबल होने के लिए, क्योंकि एक सेल है इसलिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है? स्टेबल नहीं है। इससे बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया फर्स्ट सेल में, सेकेंड सेल में कायदे से 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जैसे लास्ट सेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। ये भी स्टेबल नहीं होगा। इसके बाद बात करेंगे इसमें, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है, लेकिन लास्ट सेल जब भी बनेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर इन दोनों के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये भी स्टेबल नहीं है। अब ये जब स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो केमिकल बॉन्डिंग करेगा। इसे ही कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्डिंग बनेगा क्यों? क्योंकि बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते हैं, और स्टेबल होने के लिए उसको रिएक्ट करना पड़ेगा। रिएक्ट जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ किया जाता है उसे ही कहते हैं हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। तो ये आज हम लोग पढ़े कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है और केमिकल बॉन्डिंग बनता क्यों है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग के कितने टाइप्स होते हैं और वो किस तरह हम लोग जाहिर करें, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल
एंड लाइक माई वीडियोज़ एंड कॉमेंट्स। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गैस, हैव अ गुड डे।